हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हेनरी फेयोल और एफ डब्ल्यू टेलर के बीच में डिफरेंस। अब तक आपने हेनरी फेयोल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, उनके 14 प्रिंसिपल्स को समझा। फिर हमने उसके बाद में एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को पढ़ा, उनकी टेक्निक्स को समझा। आज हम करने वाले हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हेनरी फेयोल को और एफ डब्ल्यू टेलर को। देखिए, सबसे पहला बेसिस आता है पर्सपेक्टिव। हेनरी फेयोल का जो पर्सपेक्टिव था, यानी कि हेनरी फेयोल के जितने भी प्रिंसिपल्स थे मैक्सिमम टॉप लेवल की तरफ इशारा कर रहे थे। आपने देखा होगा जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो टॉप लेवल को कंसीडर करते हुए लिखे गए थे, यानी कि उसका सारा फोकस था टॉप लेवल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, उसकी कैपेसिटी को एनहांस करना। अगर मैं टेलर की बात करता हूं तो उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए उन सारा का सबका फोकस, टेक्निक्स का फोकस शॉप फ्लोर लेवल पे था, यानी कि फैक्ट्री लेवल पर था। तो दोनों का पर्सपेक्टिव अगर नजरिया देखो तो बिल्कुल अलग अलग था। पहला फर्क था ये। दूसरा फर्क आता है यूनिटी ऑफ कमांड। आपको याद होगा जब हम फंक्शनल फॉर्मैनशिप की बात कर रहे थे तो हमने बड़ा क्लियरली शब्दों में कहा था कि एफ डब्ल्यू टेलर ने वर्कमैन फंक्शनल फॉर्मैनशिप को बहुत ही ज़्यादा एडवोकेट किया था, फोकस्ड किया था। और हमने तब भी डिस्कस किया था यूनिटी ऑफ कमांड की धज्जियां उड़ जाती है। तो यानी यहाँ पर भी हेनरी फेयोल और टेलर की बात करूँ तो बिल्कुल अलग अलग दोनों का नज़रिया था। हेनरी फेयोल का ये मानना था कि प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, जबकि टेलर ने बिल्कुल भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के बारे में नहीं सोचा और उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी फंक्शनल फॉर्मैनशिप के ऊपर। ये भी एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों में फ़र्क आता है, यानी कि दोनों के पॉइंट नहीं मिलते। तीसरी बात, अगर मैं हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स की बात करूं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली मतलब आप कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है, चाहे वो जर्मनी है, जापान है, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे वो कुछ भी है, सब जगह पर आप हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन टेलर के प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं किए जा सकते। टेलर के प्रिंसिपल केवल स्पेशल सिचुएशन में ही यूज किए जाते हैं, मसलन फैक्ट्री लेवल पर। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन लेवल पर तो केवल वहीं पर टेलर के प्रिंसिपल्स कारगर सिद्ध होते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, ट्रेडिंग यूनिट है मान लीजिए, या फिर सर्विस इंडस्ट्री है, तो वहां पर टेलर के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे तरीके से यूज नहीं किए जा सकते। इसलिए टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं दे कैन बी अप्लाइड इन स्पेशल सिचुएशन ओनली। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की, यानी हेनरी फेयोल ने जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए उन सब में उनका पर्सनल एक्सपीरियंस झलकता है। यानी हेनरी फेयोल के माइनिंग इंजीनियर से लेकर के एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनने तक का जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो उनकी जर्नी थी, उसको उन्होंने 14 प्रिंसिपल की फॉर्म में प्रेजेंट किया। लेकिन अगर हम टेलर के प्रिंसिपल्स की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन यूज़ किया गया था, बहुत ज़बरदस्त क्लोज ऑब्जर्वेशन यूज़ किया गया था। यानी टेलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे फैटीग स्टडी के बारे में अगर हम बात करें उस पर उन्होंने स्टडी किया। और फैटीग स्टडी के अलावा आप देख सकते हो टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, ये सारे एक्सपेरिमेंट थे जो टेलर ने यूज़ किए अपने प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए। अगर फोकस की बात करें तो हेनरी फ्यूल का फोकस था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरऑल चेंज लेकर के आना। लेकिन टेलर का जो फोकस रहा वो सारा का सारा फोकस किस पर रहा? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, सिंप्लीफिकेशन लाने में, टाइम को स्टडी करने में, स्पीड को स्टडी करने में। यानी दोनों का फोकस भी अलग अलग रहा। इसीलिए हेनरी फ्यूल को हम प्रोफेशनल पर्सनालिटी कह सकते हैं और टेलर को एक साइंटिफिक पर्सनालिटी कह सकते हैं। साइंटिफिक मतलब जो ऑब्जर्वेशन करता है, जो एक्सपेरिमेंट करता है। तो टेलर की जो पर्सनालिटी है वो साइंटिफिक बेस पर ज़्यादा थी बजाय प्रोफेशनल अप्रोच के। लास्ट डिफरेंस आता है एक्सप्रेशन का। तो हेनरी फ्यूल जनरल थिंकिंग झलकती है, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क ऐसा प्रिंसिपल है जो कॉमन आदमी भी जानता है कि वर्क को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल में एक जनरल थिंकिंग नजर आती है, जबकि टेलर के जो एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक हैं, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। यानी ये पॉइंट्स है पर्सपेक्टिव, यूनिटी ऑफ कमांड, एप्लीकेबिलिटी, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फोकस, पर्सनालिटी, एक्सप्रेशन।
मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि जब भी आप इनको नोट करें तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं प्लीज़ इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। आप जब डिफरेंस नोट्स के फॉर्म में अपने पास बनाएंगे तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में, इसको डेफिनेटली ज़रूर 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 अलग से लिख लीजिए ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है? आंसर इज यस, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और ये जब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछते हैं तो बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसलिए प्लीज़ डू दिस, ये आपके एनसीईआरटी में है तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट्स थे डिफरेंस के हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर्स के। चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट